उत्तर कोरिया के बीच सीधा टकराव हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा और आखिरकार जीत किसकी होगी? दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कई ऐसे देश हैं जिनका आपस में कोई सीधा विवाद नहीं होता, लेकिन अगर हालात बदल जाएं तो तस्वीर कैसी बनेगी, ये सवाल हमेशा दिलचस्प रहता है। भारत और उत्तर कोरिया के बीच आज की तारीख में कोई खुली दुश्मनी नहीं है। एक तरफ भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया है, जहां सत्ता एक सख्त तानाशाही ढांचे के तहत चलती है और जिसकी पहचान उसकी गुप्त मिसाइल परियोजनाओं और आक्रामक बयानों से होती है। उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की लंबी सूची है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सैन्य ताकत को लगातार धार देता रहा है। अब सीधा सवाल ये होता है कि अगर कभी भविष्य में हालात ऐसे बन जाएं कि भारत और उत्तर कोरिया आमने सामने खड़े हों, तो मैदान में तस्वीर कैसी होगी? ये सिर्फ सैन्य ताकत का खेल नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, अर्थव्यवस्था, रणनीति और मनोबल का भी मुकाबला होगा। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन रणनीतिक परसेप्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि साफ हो सके कि ताकत का असली संतुलन किस तरफ झुकता है। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की, क्योंकि यही किसी भी देश की मानव शक्ति की नींव होती है। भारत की कुल आबादी लगभग 142 करोड़ के आसपास है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये करोड़ों मेहनती, हुनर और सपने देखने वाले लोगों की ताकत है जो देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वहीं उत्तर कोरिया की आबादी लगभग 2,62,00,000 के आसपास है। साफ है कि मानव संसाधन के मामले में भारत के पास कहीं बड़ा आधार है और युद्ध जैसी स्थिति में लंबी अवधि तक टिके रहने की क्षमता भी इसी आधार से आती है। अब नजर डालते हैं रक्षा बजट पर। भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन से भी ज्यादा है। ये बजट भारत को दुनिया के सबसे बड़े रक्षा खर्च करने वाले देशों में शामिल करता है। इसी बजट के दम पर भारत आधुनिक फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम और नेवी के लिए एडवांस्ड प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया का रक्षा बजट लगभग 4 से $5 बिलियन के आसपास माना जाता है। उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और कमजोर अर्थव्यवस्था की वजह से उसके पास संसाधन सीमित हैं। साफ समझ आता है कि जितनी मजबूत जेब होगी, उतनी ही तेजी से सेना को आधुनिक बनाया जा सकता है। अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें, जिसमें कुल 145 देशों को शामिल किया गया है, तो भारत चौथे स्थान पर है। ये जगह ऐसे नहीं मिलती, इसके पीछे मजबूत वायुसेना, ताकतवर नौसेना, बेहतर सप्लाई सिस्टम, बड़ा उद्योगाधार, पर्याप्त ईंधन भंडार और रणनीतिक भूगोलिक स्थिति जैसे कई कारण होते हैं। वहीं उत्तर कोरिया इस सूची में 34वें नंबर पर है। मतलब सीधी तुलना में पारंपरिक स्ट्रेंथ ताकत के मामले में भारत साफ तौर पर आगे नजर आता है। अब बात करते हैं सक्रिय सैनिकों की। भारत के पास लगभग 14.55 लाख के आसपास एक्टिव पर्सनेल हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी सेनाओं में से एक है, जिसने पहाड़, रेगिस्तान, जंगल और समुद्र हर मोर्चे पर अभ्यास और ऑपरेशन किए हैं। उत्तर कोरिया के पास लगभग 13.20 लाख के आसपास सक्रिय सैनिक हैं। संख्या में भले ही कम नहीं है, लेकिन अंतर टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों में नजर आता है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो भारत के पास लगभग 11.55 लाख रिजर्व पर्सनल हैं, जो जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनात किए जा सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास करीब 5,60,000 रिजर्व पर्सनल हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स में भारत के पास लगभग 25,27,000 जवान हैं, जो आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की निगरानी में अहम भूमिका निभाते हैं। उत्तर कोरिया के पास लगभग 1 लाख के आसपास पैरामिलिट्री बल बताया जाता है। अब बात करते हैं वायु शक्ति की, क्योंकि आज के समय में युद्ध का रुख आसमानी देख सकता है। भारत के पास लगभग 2200 उन्नतित एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और खास मिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। राफेल जैसे आधुनिक जेट, SU-30 MKI जैसे ताकतवर मल्टी रोल फाइटर और आगे चलकर SU-57 जैसी क्षमता की दिशा में बढ़ते कदम भारत को और मजबूत बनाते हैं। वहीं उत्तर कोरिया के पास करीब 800 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इनमें से ज्यादातर पुराने सोवियत दौर की तकनीक पर आधारित माने जाते हैं। यानी सामर्थ्य अपनी जगह है, लेकिन आधुनिक तकनीक और मारक क्षमता में फर्क साफ दिखाई देता है। ये आमतौर पर सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं, इनके पीछे देश की फैक्ट्रियां, तकनीक स्तर, पायलटों की ट्रेनिंग, मजबूत मेंटेनेंस सिस्टम और युद्ध के समय लगातार सप्लाई पहुंचाने की ताकत छिपी होती है। भारत देशी सुरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है, अपने हथियार खुद बना रहा है और विदेशी निर्भरता कम कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ये अंतर और भी बढ़ता दिखाई दे सकता है।
अब दोस्तों बात करते हैं आसमान में गरजते फाइटर जेट की, क्योंकि आज के दौर में जो आसमान पर राज करता है वही युद्ध की दिशा तय करता है। भारत के पास करीब 513 फाइटर जेट हैं। इनमें SU-30 MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, MiG-29 जैसे कई आधुनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये सिर्फ विमान नहीं है, ये चलते फिरते डिजिटल कमांड सेंटर हैं जो लंबी दूरी से दुश्मन को देख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। भारत आगे चलकर अपने 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट एमका पर भी काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि भविष्य की लड़ाई के लिए भी तैयारी जारी है। वहीं उत्तर कोरिया के पास करीब 800 फाइटर जेट बताए जाते हैं। इनमें MiG-29, MiG-33, MiG-21 और चीनी जैसे विमान शामिल हैं। संख्या दिखने में ठीक लग सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी और रिव्यूनेस के मामले में ये भारतीय जेट्स के मुकाबले काफ़ी पीछे माने जाते हैं। आधुनिक युद्ध में सिर्फ उड़ान भरना काफ़ी नहीं होता। सेंसर, रडार, नेटवर्क और प्रिसिजन अस्त्र ही असली फर्क पैदा करते हैं। जमीन पर हमला करने वाले अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास करीब 130 ऐसे विमान हैं जिन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सटीक वार करने के लिए तैयार किया गया है। ये लक्ष्य को पहचानकर बिल्कुल सही जगह पर प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। वहीं उत्तर कोरिया के पास लगभग 114 अटैक एयरक्राफ्ट बताए जाते हैं। यहाँ फर्क सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि तकनीक और निशाने की सटीकता का भी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसी भी सेना की असली ताकत होते हैं, क्योंकि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, उसे लगातार सामान, हथियार और सैनिक पहुंचाकर जिंदा रखा जाता है। भारत के पास करीब 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो जवानों, टैंकों और जरूरी सामग्री को हजारों किलोमीटर दूर तक तेजी से पहुंचा सकते हैं। वहीं उत्तर कोरिया के पास इस क्षेत्र में बहुत सीमित क्षमता मानी जाती है। भारत के पास करीब 351 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो पायलटों को मजबूत ट्रेनिंग देते हैं। 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट और 4 एरियल टैंकर भी हैं जो हवा में ही फाइटर जेट को ईंधन भर सकते हैं, यानी मिशन लंबा चल सकता है। उत्तर कोरिया के पास करीब 174 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, लेकिन हवा में ईंधन भरने जैसी उन्नत सुविधा बहुत सीमित है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास लगभग 800 ऑपरेटर हेलीकॉप्टर हैं। इनमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जैसे अपाचे और R-64, जो रात में भी सटीक वार कर सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास करीब 205 हेलीकॉप्टर और लगभग 20 अटैक हेलीकॉप्टर बताए जाते हैं। यहाँ भी कुशलता और नाइट वॉरफेयर की क्षमता बड़ा अंतर पैदा करती है। अब चलते हैं समुद्र की ओर। भारत एक समुद्री शक्ति है और उसके पास लगभग 293 जंगी जहाज़ों का बेड़ा है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रम। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है कि भारत समुद्र के बीच से ही आसमान पर कब्जा जमा सकता है। उत्तर कोरिया के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। पनडुब्बियों की बात करें तो भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जिनमें परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों शामिल हैं। उत्तर कोरिया के पास 13 पनडुब्बियां हैं। भारत के पास 13 विध्वंसक युद्धपोत, 14 फ्रिगेट, 18 कॉर्बेट और लगभग 150 पेट्रोल वेसल हैं। उत्तर कोरिया के पास 2 फ्रिगेट, 4 कॉर्बेट और लगभग 155 पेट्रोल वेसल हैं। साफ है कि समुद्री शक्ति के मामले में भारत कहीं ज्यादा संतुलित और आधुनिक हो सकता है। अब जमीनी ताकत की बात करें तो भारत के पास करीब 4201 टैंक हैं, जिनमें T-90, T-72 और अर्जुन जैसे मुख्य युद्धक टैंक शामिल हैं। उत्तर कोरिया के पास करीब 3334 टैंक बताए जाते हैं। संख्या में भले ही वो थोड़ा आगे दिख सकता है, लेकिन टैंक की फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और इंजन क्षमता बहुत मायने रखती है। अगर टोइड आर्टिलरी यानी घसीट कर ले जाई जाने वाली तोपों की बात करें तो भारत के पास करीब 3975 सिस्टम हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास लगभग 700 के आसपास बताए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लंबी दूरी से तोपबारी करने की क्षमता में भारत मजबूत स्थिति में है। बख्तरबंद वाहनों की बात करें तो भारत के पास करीब 14,800 बख्तरबंद वाहन हैं। उत्तर कोरिया के पास इनकी संख्या ज्यादा मानी जाती है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, फायर पावर और तकनीक मायने रखती है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में उत्तर कोरिया की संख्या ज्यादा बताई जाती है, करीब 1300 के आसपास, जबकि भारत के पास लगभग 100 सिस्टम है। मोबाइल रॉकेट सिस्टम में भी उत्तर कोरिया के पास करीब 1500 और भारत के पास करीब 200 सिस्टम है। यानी कुछ क्षेत्रों में उत्तर कोरिया संख्या के दम पर आगे दिखता है, लेकिन असली ताकत इस बात से तय होती है कि सिस्टम कितने आधुनिक, सटीक और नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, युद्ध सिर्फ संख्या का खेल नहीं। अब बात करते हैं मिसाइल ताकत की। भारत के पास अग्नि, ब्रह्मोस, काली और पृथ्वी जैसी लंबी दूरी और सटीक वार करने वाली मिसाइलें हैं। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी स्वदेशी रिसर्च और मजबूत टेस्टिंग पर आधारित है।
दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के पास हवासोंग 17 और हवासोंग 15 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनका जिक्र अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में होता है। सबसे संवेदनशील पहलू है परमाणु क्षमता। भारत के पास लगभग 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स माने जाते हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास लगभग 40 से 50 के बीच बताए जाते हैं। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, लेकिन भारत की नीति जिम्मेदार परमाणु सिद्धांत और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर आधारित है, जो उसे वैश्विक स्तर पर एक संतुलित ताकत बनाती है। अगर पूरी तस्वीर को सरल तरीके से देखें तो उत्तर कोरिया कुछ क्षेत्रों में संख्या के मामले में आगे दिखता है, खासकर रॉकेट सिस्टम और पारंपरिक तोपों में, लेकिन भारत के पास नई तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था, बेहतर सप्लाई व्यवस्था, समुद्र तक पहुंच और तीनों सेनाओं का संतुलित ढांचा है। यही संतुलन किसी भी संभावित टकराव में असली ताकत साबित होता है। अब सवाल आपसे है, अगर कभी ऐसा काल्पनिक परिदृश्य बने तो आपकी नज़र में किसकी रणनीतिक बढ़त भारी पड़ेगी?